वक्त का इंतजार ना कर, कोशिश ही रास्ता दिखाएगी। अंधकार भरे जीवन में रोशनी भी तो आएगी। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ मेरी माँ आपका मिशन पॉसिबल ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करती हूँ। जैसे कि आपको इससे पिछली वीडियो में भारत का एक भौगोलिक स्थिति का एक सामान्य परिचय पढ़ाया गया था, उसी प्रकार एक सामान्य परिचय ही इसको समझिए जिसमें कुछ और महत्वपूर्ण तत्व इसमें मौजूद हैं। चलिए देखते हैं। देखिए, भारत का मैप, जैसे कि मैंने इससे पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि इसमें स्टेट की लोकेशन भी आपको देखनी है। कभी कभी क्या होता है कि आपसे डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि कौन सा स्टेट कितने और स्टेट से घिरा हुआ है, तो ये सारी लोकेशन आपको खुद देखनी है। फिलहाल एक बार मैं बता देती हूँ। देखिए, अब क्या है, वर्तमान में आपके स्टेट कितने हो गए हैं, 28, और आपकी यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हो गई है 8। क्यों? क्योंकि देखिए, अभी हाल ही में दमन दीव और दादर नागर हवेली को एक यूनियन टेरिटरी माना गया है, और लद्दाख और जम्मू कश्मीर, जो जम्मू कश्मीर वाला पूरा रीजन था, उसको भी 2 भागों में विभाजित किया गया है। जो ऊपरी हिस्सा है वो है लद्दाख का, इसके नीचे जो है वो जम्मू एंड कश्मीर। तो इस प्रकार आपके एक स्टेट 28 और यूनियन टेरिटरी 8 हो गई है। अब देखिए, इसमें देखना क्या है हमको। सबसे पहले थोड़ा और बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो जैसे कि इससे पिछली वीडियो में आपको सारे और जितनी भी इसकी कंडीशन थी, जो स्थिति थी भौगोलिक रूप से, वो समझा दी गई है। अब इसमें और समझने वाली बात क्या है, एक पॉइंट है आपका। देखिए, जो त्रिपुरा स्टेट है, कभी कभी ऐसे आ जाता है कि तीनों ओर से घिरा हुआ कौन सा स्टेट है बांग्लादेश के साथ, तो वो है आपका त्रिपुरा। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और क्या ध्यान में रखना है, देखिए, जो ये निचला पूरा हिस्सा है भारत का, ये क्या कहलाता है आपका, प्रायद्वीपीय भारत। प्रायद्वीपीय भारत मतलब क्या होता है आपका, जो तीनों ओर से जल से घिरा हो। जैसे अगर ये इसका इस साइड वाली बात करें तो यहाँ पे क्या है आपका, बंगाल की खाड़ी, यहाँ पे नीचे है हिंद महासागर, और यहाँ पर है आपका अरब सागर। यानी कि तीनों ओर से ये जो पूरा पोर्शन है, ये कहाँ पर है आपका, जल से घिरा हुआ है। यहाँ पे भी आपका जल है, इसके नीचे भी जल है, और इस साइड भी जल है। तो इसका निचला जो है आपका पोर्शन भारत का, वो क्या हो गया आपका, प्रायद्वीपीय भारत। अब देखिए, इसमें क्वेश्चंस क्या आते हैं आपके कि सबसे ऐसे कितने स्टेट हैं जो समुद्र तट से रेखा बनाते हैं, ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन आएगा कि सबसे लंबा समुद्र तटीय रेखा किस स्टेट के साथ टच होता है। तो यहाँ से ये सारी चीजें निकल के आती हैं। चलिए उसको 1 बाय 1 देखते हैं हम। देखिए, जैसे मैंने आपको बताया, ये पूरा जो पोर्शन है इधर से और पूरा इधर तक, ये पूरा आपका समुद्र से घिरा हुआ है, पानी से घिरा हुआ है। अब देखिए, इसमें हमें क्या देखना है कि ऐसे कितने स्टेट हैं जो आपके समुद्र तट से घिरे हुए हैं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ से अगर हम स्टार्ट करते हैं वेस्ट साइड से, तो यहाँ पे है गुजरात। फिर साउथ की तरफ बढ़ेंगे तो एक आपका स्टेट हो गया गुजरात, जो समुद्र जिस स्टेट का समुद्र तट से ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है, ठीक है। क्योंकि देखिए, ये क्या है आपका, पूरा समुद्र है, उसके साथ कौन कौन से ऐसे स्टेट है जिनकी सीमा लगी हुई है। पहला है आपका गुजरात, फिर देखिए यहाँ पे महाराष्ट्र, यहाँ पे देखिए गोवा, यहाँ पे कर्नाटका, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और आपका वेस्ट बंगाल, ठीक है। इतने सारे पोर्शन, देखिए कितनी संख्या हो गई इसकी, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, ठीक है। तो सीधे सीधे क्या निकल के आता है कि 9 ऐसे स्टेट हैं जो जिनकी रेखाएं जो हैं, जो क्षेत्र जो है वो समुद्र तट से लगा हुआ है। पहला क्वेश्चन। अब इसी में दूसरा क्वेश्चन आपका आता है कि सबसे लंबी समुद्र तटीय रेखा किस स्टेट की है। तो वो क्या है आपका, गुजरात। देखिए, आप देख सकते हैं ये जो पूरा रीजन जो है, ये पूरा इलाका आपका समुद्र तट से, यानी कि सबसे ज्यादा जिसकी बाउंड्री शेयर हो रही है समुद्र के साथ, वो कौन सा स्टेट है आपका, गुजरात। तो इसकी कौन सी पोजीशन है, फर्स्ट, ठीक है। सेकंड नंबर पे है आपका आंध्र प्रदेश, ठीक है। इसकी देखिए इतनी सीमा टच हो रही है। तो फर्स्ट स्टेट जो है जिसकी सबसे ज्यादा समुद्री तटीय रेखा वाला जो राज्य है गुजरात, दूसरे नंबर पे आंध्र प्रदेश, तीसरे पे तमिलनाडु। तो आपको बस पहला दूसरा ही याद रखना है। और जो सबसे छोटा, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसका सबसे छोटी बाउंड्री जो है वो समुद्र के साथ बनती है, ठीक है, समुद्री तटीय रेखा वाला सबसे छोटा जो स्टेट होगा वो होगा आपका गोवा। देखिए, गोवा यहाँ पर है और इसकी स्थिति देखिए, सिर्फ इतनी सी ही आपका समुद्र के साथ टच हो रही है। तो ये यहाँ से 2-3 क्वेश्चन आपके डायरेक्ट सॉल्व हो जाते हैं।
अब देखिए, इससे पिछली जो क्लास में आपको कर्क रेखा वाला पढ़ाया गया था, ठीक है, वो कितना था आपका 23.5 डिग्री पे गुजरता है, वो मैंने बताया आपको। अब देखिए ऐसी ही है आपका स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ठीक है, मानक समय रेखा। तो जो अंतर्राष्ट्रीय मानक समय रेखा है वो कितनी मानी गई है आपकी, तो 82.5 डिग्री आपकी क्या मानी गई है, पूर्वी देशांतर रेखा जो है इसको बोला जाता है स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ठीक है, यानी कि मानक समय रेखा। अब यहाँ से ये पूछा जाता है कि मानक समय रेखा जो है वो भारत में किन किन राज्यों में इसका विस्तार है, मतलब कहाँ कहाँ पे ये टच होती है। तो देखिए ये टच होती है आपकी, जैसे एंटर करेगी ये 82.5 डिग्री, तो ये आपकी यूपी, एमपी, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ठीक है, ये पूरा जो पोर्शन है आपका यूपी से यहाँ तक का, ये पूरा है आपका स्टैंडर्ड टाइम लाइन, ठीक है। तो ये पूछा जाता है ये कितने, देखिए यूपी में जब ये एंटर करती है तो सबसे पहले जो इसकी लोकेशन आती है वो आती है प्रयागराज, ठीक है, नैनी पे जो है स्थिति प्रयागराज में, यानी कि नैनी और मिर्ज़ापुर, ये भी क्वेश्चन उसमें दिए होते हैं ऑब्जेक्टिव में। तो प्रयागराज में कहाँ, तो सबसे पहले प्रयागराज में ये एंटर करती है नैनी या मिर्ज़ापुर, ये आपके तीनों ही सही है। फिर उसके बाद देखिए ये हो गई एक स्टेट, दूसरा एमपी, तीसरा छत्तीसगढ़, और चौथा आपका उड़ीसा, और पांचवा आपका आंध्र प्रदेश। तो कभी अगर इन स्टेट के बारे में आपको नाम याद करना हो, स्टैंडर्ड टाइम लाइन यानी मानक समय रेखा, तो देखिए ये कितने हैं, 5 है, आप ऐसे करके याद कर लीजिए, यूपी, एमपी और एपी, ये सारे पी वाले हैं। एपी का मतलब देखिए अरुणाचल प्रदेश यहाँ हो ही नहीं सकता क्योंकि वो तो ईस्टर्न साइड है, तो इसलिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश, और 2 बचे आपका छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, तो बस ये 2 याद रख लीजिए। बाकी यूपी, एमपी, एपी, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, इन 5 स्टेट से आपकी कौन सी रेखा गुजरती है, तो स्टैंडर्ड आपकी टाइम लाइन। ये आपने मानक समय रेखा के बारे में देखा, तो इसको अगर हम इस पॉइंट से देखते हैं, जैसे कि ये था आपका ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 8 डिग्री 4 मिनट से और 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांशीय रेखा पर है, ठीक है, और ये वाली देशांतर रेखाएं हैं। अब देखिए 97 डिग्री 25 मिनट देशांतरीय रेखा यहाँ पर है, तो ये जो मानक समय रेखा है आपकी वो कहाँ आएगी, वो इसी से थोड़ा पहले आएगी, ठीक है, इस वाले पोर्शन में आएगी आपकी 82.5 डिग्री आपका पूर्वी देशांतर जो रेखा है वही आपकी स्टैंडर्ड टाइम लाइन कहलाती है। और ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब भारत में प्रवेश करती है तो सबसे पहले वो यूपी में जाती है, यूपी में कहाँ, तो प्रयागराज में, प्रयागराज में किस जगह, तो नैनी वाला जो इलाका है या फिर मिर्जापुर कह सकते हैं, ठीक है, प्रयागराज में जाती है ये सबसे पहले, तो ये क्वेश्चन भी आया है। और फिर उसके बाद देखिए मैंने आपको स्टेट के नाम याद करवाए, जैसे यूपी, एपी यानी कि आंध्र प्रदेश, और एमपी, ये वाले आपको याद हो गए तीनों। उसके बाद ये छत्तीसगढ़ और उड़ीसा, ठीक हो गया। अब देखिए इसके बाद हम आते हैं, कुछ चीज़ें हैं, देखिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुसार क्या किया गया कि जितने भी देश हैं, देखिए अधिकतर जो देश हैं उनके आसपास या मतलब उनकी आप तटीय रेखा बोल लीजिए, क्या है आपका समुद्र ही समुद्र है, ठीक है, तो उसका जो पानी है वो कैसे यूज़ करा जाए, कैसे उसको और चीज़ों में उनके संसाधनों का कैसे प्रयोग किया जाए, उसके लिए क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन के अनुसार जलीय सीमा को 3 भागों में बांटा गया है। वो चाहे इंडिया की बात करिए, चाहे किसी और देश की बात करिए, जहाँ पे भी वो उसके आसपास समुद्री इलाका पाया जाएगा, उस देश में क्या होगा कि जलीय सीमा का विभाजन 3 भागों में होगा। उसको देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला भाग है वो है आपका प्रादेशिक जल सीमा। तो इसको देखने से पहले मैं आपको मैप में अच्छी तरीके से बता देती हूँ। देखिए क्या होता है, ये आपकी बाउंड्री है, ठीक है, जो कि आपकी समुद्र तट से लग रही है, ये पूरा आपका जल वाला पोर्शन है, समुद्र वाला पोर्शन है। अब देखिए इसमें क्या होता है, आपका
ये देखिए, अगर हम इसको और जूम करके जो इसका एरिया है देखेंगे तो वो बहुत ज़्यादा टेढ़ा मेढ़ा है, ठीक है। तो एक काल्पनिक रेखा बनाई गई है जो कि इन सभी टेढ़े मेढ़े रास्तों को एक बना देती है। देखिए, यानी कि ये जो टेढ़े मेढ़े जो एरिया है उसको एक इमेजिनरी लाइन, आप कह लीजिए काल्पनिक रेखा जो है वो बनाई जाती है ताकि ये पोर्शन थोड़ा सा सीधा दिखे। तो इस प्रकार इसको जैसे अगर हम ऐसे मिला देंगे सीधे बिल्कुल, तो ये वाली जो रेखा होगी सेकंड वाली वो कहलाती है आपकी आधार रेखा। आधार रेखा क्या होती है मैंने आपको बता दिया, ठीक है। जो भी स्थल है टेढ़े मेढ़े उन सबको एक काल्पनिक रेखा द्वारा सीधा किया जाता है थोड़ा, और उसके अंदर का जो जल है उसको बोला जाता है आंतरिक जल, ठीक है। यानी कि ये जो वाला पोर्शन, ये भी जो इसके अंदर जो भी जल अंदर को पाए जाएंगे आधार रेखा के अंदर, उसको बोलते हैं हम आंतरिक जल, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, जो ये आधार रेखा है, आधार रेखा से अगर हम 12 समुद्री मील जाते हैं, देखिए जो स्थल है, स्थल को किस में नापा जाता है, किलोमीटर में। इसी प्रकार जो समुद्र है उसको नॉटिकल माइल में नापा जाता है, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं इसको समुद्री मील, समुद्री मील, ठीक है। इंग्लिश में नॉटिकल माइल। तो एक नॉटिकल माइल आपका होता है 1.8 किलोमीटर के बराबर, ठीक है। अब इसमें ये देखना है हमें, देखिए आधार रेखा से आपका 12 नॉटिकल माइल वाला जो इलाका है वो कहलाता है आपका प्रादेशिक जल सीमा, यानी कि टेरिटोरियल सी। ये वाला जो जितना भी है ये समुद्र वाला, ये पूरा कहलाता है आपका प्रादेशिक जल सीमा। इसका मतलब ये होता है कि ये जो सीमा के अंदर जितना भी जल है, आपको ये पता होना चाहिए कि स्थल से ज्यादा जो आपके संसाधन है और इनका प्रयोग जो भी विकास कार्यों में देश उपयोग में लाता है वो सबसे ज्यादा आपके जल में ही पाए जाते हैं। जैसे अब पेट्रोलियम हो गया, और भी चीजें हो गई जो आपके महत्वपूर्ण ऐसे खनिज पदार्थ हो गए जो आपके जल में आजकल खोज हो रही है, निकाले जा रहे हैं। तो सबसे ज्यादा खनिज संसाधन आपके स्थल के अपेक्षा इसमें समुद्र में भी माने जाते हैं। तो इसलिए किस तरीके से कौन सा देश अपने आसपास के जल का अपने उपयोग में लाएगा, उसके लिए ये 3 भागों में बांटा गया है। तो पहला जैसे मैंने आपको बताया टेरिटोरियल सी, इसका जो क्षेत्र होगा वो 12 नॉटिकल माइल तक होगा, ठीक है। और 1 नॉटिकल माइल में देखिए 1.8 किलोमीटर होता है। तो ये एरिया हो गया आपका प्रादेशिक जल सीमा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, 12 नॉटिकल माइल तक, वो उस पर भारत का संपूर्ण अधिकार होगा। ये इसके अलावा भी कोई कंट्री होगी जिसका एरिया 12 नॉटिकल माइल तक का होगा, उस पर उस देश का पूरा अधिकार होगा, वो उस पर अपना पूरा अधिकार बना सकता है, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए जो सेकंड है आपका, सेकंड भाग वो है आपका संलग्न क्षेत्र। अब देखिए 12 नॉटिकल माइल ये है आधार रेखा से, ऐसे ही आधार रेखा से आपका 24 नॉटिकल माइल वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है आपका संलग्न क्षेत्र, ठीक है, कॉन्टिजियस जोन। इसमें क्या होता है, देखिए ये वाला जो पूरा हो जाएगा, यानी कि 12 तो ये पहले ही था, इससे 12 और बढ़ा दीजिए, तो टोटल आधार रेखा से 24 नॉटिकल माइल वाला इलाका आपका ये कहलाता है। और इसमें क्या होता है कि वो देश इस इलाके तक ही साफ सफाई कर सकता है, सीमा शुल्क की वसूली कर सकता है, और वित्तीय अधिकार उसका सिर्फ यहीं तक होता है। सीमा शुल्क की वसूली से आप समझ रहे होंगे, जितने भी दूसरे देश के जहाज हैं जो भी मान लीजिए 24 नॉटिकल माइल के अंदर प्रवेश कर गए, तो उस पर क्या लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, यानी कि इस सीमा के अंदर वो आ गए, यानी कि सीमा शुल्क की वसूली कौन सा देश करेगा, जिस देश के अंदर वो 24 नॉटिकल माइल में आ जाएगा। जैसे भारत में अगर आता है कोई जहाज, देखिए अगर कोई जहाज यहाँ से पहले ही कहीं और मुड़ जाता है, ठीक है, मतलब इससे पहले ही मुड़ जाता है, तो कोई टैक्स नहीं लगेगा। लेकिन अगर वो इसका एरिया क्रॉस कर जाता है, 24 नॉटिकल माइल में आ जाता है, तो वो सीमा शुल्क की वसूली वो देश उस जहाज से कर सकता है, ठीक है। अब देखिए जो तीसरा जो भाग है वो है आपका एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि अनन्य आंतरिक आर्थिक क्षेत्र, ठीक है। इसमें क्या होता है, देखिए ये है आपका आधार रेखा से आपका 200 नॉटिकल माइल वाला इलाका, ठीक है। यहाँ पे क्या है कि इसमें उस देश को क्या क्या चीजें छूट मिले होते हैं वो देख लेते हैं। तो इतने दूरी तक 200 नॉटिकल माइल तक वो देश नए द्वीपों का निर्माण कर सकता है, वैज्ञानिक अनुसंधान कर सकता है, प्राकृतिक संसाधनों के विदोहन की उसको छूट होती है। अब इसके बाद देखिए, इसके बाद भी तो और दूरी होगी,
यानी कि इसके बाद भी जो दूरी होगी वो क्या होता है आपका कि वो उच्च सागर कहलाता है, जिसको हाई सी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद का जो आपका क्षेत्र होगा 200 नॉटिकल माइल के बाद का, वो क्या कहलाता है आपका हाई सी कहलाता है। ठीक है, उच्च सागर बोलते हैं। तो उच्च सागर पे आपका जितने और देश होंगे उसका समान अधिकार होगा इस देश की अपेक्षा। ठीक है, जिस देश के आसपास की हम ये 3 भागों की बात कर रहे हैं उसके साथ साथ जो हाई सी वाले स्तर में आएगा तो उसमें और देशों का भी समान अधिकार होगा, लेकिन जो ये 3 भाग हैं उसमें सिर्फ उसी देश का अधिकार होगा जिस देश की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी भारत के परिप्रेक्ष्य में बात करी 3 हिस्सों के, ऐसे ही और कोई देश हो सकता है उसमें भी ऐसे ही 3 विभाजन होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आपने देख लिया 12 नॉटिकल माइल वाला हो गया आपका प्रादेशिक जलीय सीमा। ठीक है, और 24 नॉटिकल माइल वाला हो गया आपका संलग्न क्षेत्र कॉन्टिजियस जोन, और EEZ यानी एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाला इलाका जो होता है वो है आपका 200 नॉटिकल माइल तक। तो इस प्रकार आपने इसकी स्थिति देखी। अब चलिए हम इसके आगे की और वीडियो देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए, और ऑल द बेस्ट आप सभी को। धन्यवाद।